पहली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? मुगल्स के डिक्लाइन से स्टार्ट होती है और अंग्रेजों के अराइवल से और उनके राइज से स्टार्ट होती है। तो पहले पिछली क्लास में हम लोगों ने मुगल्स का डिक्लाइन पढ़ा कि किस तरह से मुगल्स अपने पीक पे पहुंच के और डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद में एक और राजा आए, किंगडम आया, जो काफी पॉपुलर रहा, काफी उसने अपना साम्राज्य जमाया, बट फाइनली वो भी डाउनफॉल पे चला गया। उसका नाम था मराठास। ठीक है, मराठास। तो ये मैप हम लोगों ने कल भी देखा था, आप लोग आज भी देख सकते हैं। तो इस मैप को एक बार देखिए आप लोग। ये तो पहले का मैप है। देखो मराठा का किंगडम कितना सा था, ये छोटा सा किंगडम था इनका यहाँ पे 1707 तक, जब तक औरंगजेब राज कर रहा था। और ये मराठाओं का, सॉरी, मुगलों का पूरा ये वाला था जो रेड कलर में, और मराठाओं का कौन सा था, ग्रीन कलर में, छोटा सा। तो जब औरंगजेब था तब उस टाइम पे उसने पूरा भारत पे अपना कब्जा कर रखा था। पर मराठाओं का उस टाइम पे राजा आया जिनका नाम था शिवाजी, और उन्होंने रायगढ़ रायगढ़ में अपना राज स्टार्ट किया। वेस्टर्न घाट में एक जिला है रायगढ़, पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ से उन्होंने अपना राज स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके इन्होंने अपना राज ग्रीन करते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। और 1707 के बाद में हम लोगों ने देखा था औरंगजेब की डेथ हो गई। बाद के जो शासक आए वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, तो धीरे धीरे मराठा का एम्पायर बढ़ता गया। देखेंगे आप इस मैप में, मराठा बढ़ते गए और ये जो मुगल्स थे ये घटते गए, अपने एरिया इनका कम होता रहा। तो ये 1760 की बात हो गई। तो मराठाओं का देखो राज लगभग आधे इंडिया पे मराठा का राज, मराठा किंगडम स्टार्ट हो गया और मुगलों का राज लगभग खत्म हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मराठा किस तरह से राइज हुए और उसके बाद में उनका भी पतन कैसे हुआ। तो देखो ब्रिटिशर्स अभी भी आपको कहीं पे दिखेंगे नहीं, बहुत छोटी छोटी जगह पे। यहाँ पे ट्रेडर्स बन के आए थे, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ट्रेडर्स बन के आए थे। और ट्रेडर्स मतलब अपने, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज ब्रेक हो रही है क्या? हेलो, मतलब सही आवाज ओके है ना? ओके ओके। आई थिंक किसी का मैसेज आया था कि आवाज ब्रेक हो रही है। दीक्षा का, दीक्षा, आई थिंक आवाज क्लियर है दीक्षा। आप थोड़ा सा अपना इंटरनेट थोड़ा सा चेक कीजिए, इधर उधर होइए, मे भी उस वजह से इशू होगा। ठीक है, तो आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि मराठाओं का पतन सॉरी, मुगलों का पतन स्टार्ट हुआ और मराठाओं का उसके साथ में उदय स्टार्ट हुआ। तो ये आप एक चीज से कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे मराठा तो मुगल तो श्रिंक हो गए और एक छोटी सी जगह यहाँ ऊपर बच गए, और मराठा लगभग आधे इंडिया पे उन्होंने अपना राज जमा लिया। ब्रिटिशर्स अभी भी छोटी छोटी जगह ट्रेडिंग पोस्ट पे थे। ट्रेडिंग देखो ब्रिटिशर्स ने कहाँ पे अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए, समंदर के किनारे, क्योंकि यहाँ से उन्होंने व्यापार करना स्टार्ट किया सबसे पहले। उनके पास नेवी स्ट्रांग थी। नेवी स्ट्रांग होने की वजह से उन्होंने यहाँ पे, और सूरत में हो गया, ठीक है, इधर कलकत्ता में हो गया, यहाँ पे अपना व्यापार करना स्टार्ट हुआ। और बहुत छोटी छोटी जगह पे उनको ये राजा महाराजा कुछ समझते ही नहीं थे उस टाइम पे। उनको लगता था ये चींटी बराबर लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर ये उनकी भूल थी, बाद में पता चला। तो जब ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो ये पहले भी कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर चुके थे, है ना, पहले भी अपनी कॉलोनीज बना चुके थे, दूसरे देशों पे कब्जा कर चुके थे। तो इन्होंने फिर देखना स्टार्ट किया कि हमारे दुश्मन कौन कौन है। पहला दुश्मन कौन था? मुगल, जो कि अपने आप ही डिक्लाइन हो गया था। जब ये आए उस दौर में ये अपने आप ही डिक्लाइन होने लग गया। औरंगजेब के बाद में कोई अच्छा शासक नहीं आया, उनकी पॉलिसीज भी बहुत खराब थी। मराठाओं ने अपना उदय स्टार्ट किया तो वैसे मुगल और साफ होते गए। ठीक है, तो इस तरह से इनका एक तरह से मुगल तो अपने आप ही लगभग इनके रास्ते से निकल लिए। बाद में देखो इस वाले मैप में, अब अंग्रेजों ने सोचा 1760 में कि अब हमको स्टार्ट करना चाहिए, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहिए। तो इनके सामने कौन कौन आए देखो, इस मैप में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन इनके सामने। देखो सबसे पहले तो मराठा, ये स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अगर इनको राज करना है इंडिया पे अंग्रेजों को, तो मराठाओं को तो हटाना पड़ेगा रास्ते से। मुगल तो पहले हट चुके, उसके बाद में कौन? मराठा। थर्ड थिंग इज निजाम। निजाम यहाँ पे हैदराबाद में रूल करता था, ये एरिया निजाम का था, तो इसको हटाना पड़ेगा। फोर्थ इंपोर्टेंट था मैसूर, हैदर अली और टीपू सुल्तान वाला एरिया, मैसूर वाला एरिया, बेंगलोर के पास में जो जगह,
यहाँ पे उनका किंगडम था, तो इसको हटाना पड़ेगा। और फिफ्थ पॉइंट है ये भी। तो पांचवा पॉइंट, नवाब ऑफ बंगाल, यहाँ पे नवाबों का राज था, मुगलों का ही राज था। मुगलों से कुछ लोग इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए, और उन्होंने अपना अपना राज स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने बोला कि हम तो नवाब के नाम से स्टार्ट कर दिए। तो ये उनका था। तो हम लोगों ने मुगल पढ़ लिए थे, आज मराठा पढ़ लेंगे। निजाम और मैसूर कहीं बीच में आएगा, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। और उसके बाद में नवाब ऑफ बंगाल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह से उनको रास्ते से हटाया। तो टोटल मिला के ये 5 पावर्स थी जिनको इनको रास्ते से हटाना था अंग्रेजों को। एक, पहली पावर मुगल्स अपने आप ही डिक्लाइन हो गए थे, इनसे पहले ही हो गए थे। दूसरा, मराठास इनके सामने ऊपर उठे, और इनकी पॉलिसीज, बहुत सारी पॉलिसीज की वजह से मराठाओं को इन्होंने काबू में किया। निजाम ऑफ हैदराबाद को काबू में किया, मैसूर के राजा को काबू में किया, और उसके बाद में नवाब ऑफ बंगाल को भी हटा के, और इन्होंने किस तरह से अपना साम्राज्य स्टार्ट किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हार्डली एक या दो क्लासेस में इनको खत्म करेंगे, ज्यादा डिटेल में सिर्फ मैं मराठास के बारे में जाऊंगा, उसके बाद में इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। मराठाओं के बारे में डिटेल में भी क्यों जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस क्लास में मैक्सिमम लोग, जितने लोग हैं उनमें से मैक्सिमम लोग महाराष्ट्र के हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई आपके, क्योंकि आप स्टेट के एग्जाम्स भी ज्यादातर देते हैं, तो उनमें ये सारी चीजें हो सकता है वो पूछ ले। तो इसलिए मैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा मराठास के बारे में, ठीक है। और दूसरा, कोई स्टेट के हो या इस तरह के एग्जाम स्टेट के नहीं देना चाहते, उनको ठीक है जानना तो चाहिए, पर थोड़ा थोड़ा आप स्किप भी कर सकते हो अंदर वाली डिटेल्स को, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे कि मराठाओं ने किस तरह से स्टार्ट किया। इस मैप को देखने से आपको पता चल जाएगा, मराठाओं ने यहाँ से शिवाजी ने स्टार्ट किया। शिवाजी, रायगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट था जो उसकी कैपिटल थी। और ये कौन सा इलाका, आप बताओ, ये वेस्टर्न घाट है ना, तो पहाड़ी इलाकों से स्टार्ट किया। और पहाड़ी इलाकों में क्या होता था, ये गुरिल्ला वार की तरह अपनी स्ट्रेटेजी थी। गुरिल्ला वार जानते हो ना, छिप छिप के, स्टार्टिंग में छिप छिप के वो अटैक करना। कोई यहाँ से अगर इस टाइम पे अंग्रेज नहीं थे स्टार्टिंग में इतना, तो अगर इन मुगलों का कोई सेनापति वगैरह अपनी सेना लेके आता था, तो ये छिप के और उनको मार मोर के साइड में कर देते थे। तो ये इनका स्टार्टिंग स्ट्रेटेजी थी। बाद में तो इन्होंने मिलिट्री बना ली अपनी पूरी पूरी, जब इतना बड़ा किंगडम हो गया। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग की थी। तो आप देखिए, ये छोटे से एरिया से इन्होंने कितना बड़ा एरिया कर दिया। और शिवाजी ने स्टार्ट किया था, शिवाजी की सेना स्टार्टिंग डेज में यहाँ से रायगढ़ से, यहाँ सूरत देखिए, सूरत यहाँ पे थोड़ा ऊपर आता है। सूरत इनके इलाके में नहीं था पहले, पर इन्होंने अटैक करते रहते थे सूरत पे। और सूरत क्या था, कॉमर्शियल कैपिटल थी मुगलों की, यहाँ से बहुत व्यापार करते थे मुगल सूरत से। तो यहाँ पे बहुत धन धान्य वाला सिटी था। तो यहाँ पे ये लोग, मराठा वाले, शिवाजी की सेना जाती थी और बहुत लूटपाट करके भी लेके आते थे, ठीक है। लिटरली लूटपाट था उस टाइम पे, इसको बोलते थे। बाद में शिवाजी को समझ में आया कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, कि वही लूटपाट करके इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने, जैसे जैसे इनका बाहुल्य बढ़ता गया, कि भाई अब ये बढ़ने लग गए, पहले इतने थे, फिर इस एरिया में बढ़े मराठा, फिर और बढ़े। तो क्या आसपास के जो इलाके थे, जैसे जैसे बढ़ने लगे, तो ये वाला इलाका हो गया, ये वाला इलाका हो गया, तो इनको थोड़ा डर लगने लग गया कि भाई हमको हमको छोड़ दो, मतलब हमारी जमीनों को छोड़ दो। तो ये जो मराठास थे, तो मराठास ने उनके साथ में ट्रीटीज टाइप में साइन करने लग गए कि भाई हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, बस आप हमको टैक्स देते रहो एक तरह से, ठीक है। टैक्स देते रहो, हम हमको कुछ पैसा देते रहो, हम आप पे अटैक नहीं करेंगे। तो इस तरह से 2 टैक्स इन्होंने स्टार्ट कर दिए। चौथ, आपको ये आ जाएगा इसमें, और सरदेश मुखी, 2 टैक्स इन्होंने स्टार्ट कर दिए। ये शिवाजी महाराज है, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति मतलब विनर, यूनिवर्सल, सबका, सबके ऊपर राजा, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई मराठा किंगडम की, छत्रपति शिवाजी से। पापा जी का नाम क्या था, शाहजी भोसले। मदर का नाम क्या था, जीजाबाई, ठीक है। शाहजी भोसले की 2 वाइफ थी, एक वाइफ से, जीजाबाई से ये संतान हुई थी, ठीक है। शिवाजी, इन्होंने कहाँ से अपना स्मॉल किंगडम कहाँ से स्टार्ट किया, रायगढ़ से। 1656 ईस्वी में, 1656 में कौन था उस टाइम पे वहां पे राजा, कौन था मुगलों का, औरंगजेब, ठीक है। 1707 में मरा था औरंगजेब। तो उस टाइम पे इन्होंने अपना स्टार्ट किया, ठीक है। तो औरंगजेब से इनकी हमेशा लड़ाई वड़ाई चलती रहती थी, ठीक है। तो ये उसके समकालीन थे, थोड़ा याद रहना चाहिए, ये कई बार पूछ लेते औरंगजेब के टाइम पे कौन थे ये सब, ठीक है। गोरिल्ला टैक्टिक्स, ठीक है, अपनाते थे, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट में और माउंटेनियस रीजन था उनका वेस्टर्न घाट। इन्होंने नेवी भी स्टार्ट कर दी, नेवी बनाना भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नेवी मुगलों ने तो नेग्लेक्ट किया था नेवी बनाने से, कि भाई
हमको क्या जरूरत है नेवी की, हम तो जमीन पे बहुत स्ट्रांग है। और उसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और उन्होंने चारों तरफ से नेवी से एक तरह से भारत को घेर लिया। पर ये थोड़े से समझदार थे, उनसे काफी ज्यादा कि भाई दूरदर्शी थे कि भाई हाँ, अगर हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो समुद्र वाला इलाका भी हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने नेवी पे ध्यान दिया। इनका एक एडमिरल था, मतलब नेवी का कैप्टन मान लो एक तरह से, कान्होजी आंग्रे। ठीक है, कान्होजी आंग्रे बहुत फेमस आदमी है महाराष्ट्र में, है ना। और ये अपनी लाइफ में कभी कोई वार हारा नहीं था समुद्र, ठीक है। और अपने एक शायद वेस्टर्न कमांड जो है नेवी का, उसको INS नागरे भी बोलते हैं, कुछ इस तरह से है, मेरे को अभी ठीक से याद नहीं आ रहा, पर आंग्रे के नाम से ही है, कान्होजी आंग्रे के नाम से, ठीक है। इन्होंने 2 बार लूट किए थे मुगल कमर्शियल सेंटर सूरत पे। और उसके बाद में इन्होंने टैक्स स्टार्ट कर दिया कि नहीं, लूट से अच्छा है कि हम लोग टैक्स लगाना स्टार्ट कर दे, ये लूटपाट हमारा काम नहीं है, हम टैक्स स्टार्ट कर दे। और 2 तरह के टैक्स इन्होंने स्टार्ट किए, एक चौथ, जो फर्स्ट ये आपको दिख रहा होगा चौथ, एंड सेकेंडरी सरदेशमुखी। काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में 1-2 साल में पूछा जाता है ये सब, जो। और ये टैक्स पहले से चले आ रहे थे वैसे, इन्होंने स्टार्ट नहीं किए थे, बट ये लेवी करते थे, ये लगाते थे, ठीक है। चौथ क्या होता था, जो हम आपकी जमीन पे अटैक नहीं करेंगे, बस आपकी जमीन से जो पैदाइश होगी उसका 1/4 हमको दे दो। 100 रुपए की पैदाइश होगी तो 25 रुपए हमको दे दो, हम आप पे अटैक नहीं करेंगे। और सरदेशमुखी और 10% और एक्स्ट्रा लगाते थे, ये मतलब शिवाजी महाराज ने के टाइम पे, कि भाई 10% एक्स्ट्रा और लगाएंगे, क्योंकि भाई हम सर देशमुखी, मतलब सारे देश का एक मुखिया हूं मैं, और मुखिया के नाम से आप 10% और टैक्स दो। तो सर देशमुखी वहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलिए, उसके बाद में ये क्रोनोलॉजी है, इनके ट्री डायग्राम है एक तरह से फैमिली का, थोड़ा थोड़ा याद रहना चाहिए, ज्यादा की इतनी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, पर महाराष्ट्र के हो तो जरूर याद रखें। छत्रपति शिवाजी के 2 बच्चे, संभाजी और राजा राम। पहले संभाजी राजा बने, ऑर्डर में देखो 1 2 3 4 5, ये ऑर्डर है, मतलब किस ऑर्डर में राजा बने। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी, उसके बाद में संभाजी। संभाजी जैसे जब बने तो छत्रपति शिवाजी की डेथ हो गई थी 1680 में, ठीक है। औरंगजेब के कब मरा था, 1680 के बाद में औरंगजेब 1707 में मरा। तो मतलब उस ड्यूरेशन में औरंगजेब के टाइम पे संभाजी भी बन गए, ठीक है। और जब संभाजी बने तो औरंगजेब ने उनको कैप्चर कर लिया, ठीक है, और कैप्चर करके मार भी दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। और उनके बच्चे साहू, साहू बनना चाहिए था उसके बाद में राजा, उसको भी औरंगजेब ने कैप्चर कर लिया। तो जब साहू को भी कैप्चर कर लिया इनके बच्चे को, तो कौन बन गए, जो दूसरा बेटा था छोटा वाला राजा राम, वो बन गए। अब राजा राम की भी बीच में डेथ हो गई, तो उनके बच्चे बने शिवाजी सेकंड। ये शिवाजी सेकंड है भाई, है ना, वो शिवाजी एक तरह से, वो तो छत्रपति शिवाजी फर्स्ट या शिवाजी बोलो, ये शिवाजी सेकंड, पर ये इन्फेंट था, बहुत छोटा था। तो इसकी मदर थी ताराबाई, वो रूल करती थी इनके नाम से, शिवाजी सेकंड के। अब क्या हुआ 1707 में, क्या हुआ, सारी इकोनॉमिक्स सारी डायनेमिक्स चेंज हो गई। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई, उनके बाद में बहादुर शाह 1 बने मुगलों के राजा 1707 में, ठीक है। अभी तक भी मराठा एम्पायर इतना बड़ा नहीं था, शिवाजी का एम्पायर इतना बड़ा नहीं था, अभी भी 1707 तक पूरा का पूरा यही एरिया उनके कैप्चर था, बस ये इधर वाला एरिया ही कैप्चर था, इन पे मुगलों का राज था। 1707 के बाद में मुगलों का पता नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसके बाद में कोई ये आगे सालम बहादुर शाह टाइप 1, बहादुर शाह 1 है, याद रखना, बहादुर साहब 1 आए, और इन्होंने क्या बोला कि भैया ठीक है, मैं औरंगजेब तो हूं नहीं, साहू तुम जाओ, घर जाओ। उन्होंने उसको रिलीज कर दिया। उसके बाद में साहू भैया आए यहाँ पे, और उन्होंने बोला कि भाई मैं राजा बनना चाहिए, किंग बनना चाहिए, है ना, मैं संभाजी का बेटा हूँ, शिवाजी का पोता हूँ। तो शिवाजी सेकंड की मम्मी बोली कि भैया ठीक है, पोता तो ये भी है। फिर साहू बोले कि भाई नहीं, मैं बड़े बेटे का पोता हूँ तो मैं बनना चाहिए। तो इनमें लड़ाई स्टार्ट हो गई, किस में, साहू में और ताराबाई में। ताराबाई इनके मदर में, मतलब लड़ाई इन द सेंस बैटल होती थी, ऐसा नहीं कि घर पे लड़ाई स्टार्ट हो। तो ये बैटल ऑफ खेड़ा हुआ, जिसमें विनर कौन बना, साहू, और साहू राजा बन गया, ठीक है। और साहू ने स्टार्ट किया एक पेशवाई सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब म्यूट कर लीजिए यार, कहाँ से आवाज आ रही है। ओके, तो इन्होंने स्टार्ट किया पेशवाई सिस्टम, पेशवा, ठीक है।
आप बहुत डिटेल में मत जाइए, बस अगर कोई स्टेट का हो तो डिटेल में जाइए, स्टेट का नहीं है तो इतना याद रखिए कि छत्रपति शिवाजी कौन थे और पेशवा सिस्टम किसने स्टार्ट किया, उनके पोते साहू ने। बस इतना याद रखेंगे आपके लिए काफी है। पर मैं आपको थोड़ी फील कराना चाहता हूँ कि औरंगजेब के टाइम पे ये सब क्या क्या चीजें चल रही थी। अच्छा, साहू बने और साहू ने क्या स्टार्ट किया, पेशवा सिस्टम। साहू आप जानते हो कौन है? आप लोगों ने मूवी देखी बाजीराव मस्तानी, देखी होगी आई थिंक। उसमें राजा मुराद का जो कैरेक्टर है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, राजा मुराद होता है ना वो, पेशवा बनाता है उस टाइम पे। अपना हीरो ये रणवीर सिंह ये जाता है और वो मोर की पंख में तीर मारता है और पेशवा बन जाता है। और जो गद्दी पे बैठा होता है एक बूढ़ा सा आदमी, वो था साहू, वो किंग है। तो वो बोलता है कि पेशवा, मतलब वो पेशवा बनाता है अपना प्रधानमंत्री एक तरह से ना। किंग अपना एक प्रधानमंत्री चूज करता होता था पहले, और जो कि सबसे पावरफुल, मतलब मिलिट्री विलिट्री का जिसका हाथ में हो, ठीक है। तो ये यहाँ से पेशवा स्टार्ट हुआ, ठीक है। पेशवाई यहाँ से स्टार्ट हुई कि एक प्राइम मिनिस्टर वो लोग बना देते थे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। शहनाज जी आप थोड़ा म्यूट करके रखो यार, ठीक है। तो अभी अभी ये हम लोगों को, अब इसके बाद के आप बोल सकते हैं सर साहू के बाद में कौन किंग बना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही किंग का था उनका। क्योंकि इसके बाद में क्या स्टार्ट हो गया कि ये जो पेशवा उसने बनाए, ये पेशवा ही एक तरह से किंग की तरह एक्ट करने लगे, यही राजा बन गए बाद में। और अपने आप को पेशवा बोलते थे, बट सारा का सारा पावर इन्हीं के पास में स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसलिए राजा का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया धीरे धीरे, ठीक है। तो इसलिए अपने को इतना उसके ऊपर नहीं जाना। जैसे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, प्राइम मिनिस्टर जो पहला प्राइम मिनिस्टर पहला पेशवा बना वो था बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। वो लगभग कितना 7 साल तक रहा। और उसके बाद में बना अपना हीरो बाजीराव 1720 में। आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने के लिए मैंने लगा दिया। ये कौन है? मस्तानी। ये कौन है? बाजीराव वन, ठीक है, बाजीराव वन। क्यों ये 1 2 क्यों लगता था पहले? क्योंकि इनके जो पोते होते पड़पोते होते थे वो अपने, मतलब उनका नाम फिर से वो ही रख देते थे। ये आदत थी इन राजाओं की। तो उससे क्या रहता था, 1 2 लगा दिया बाद में, है ना। तो कभी ना कभी देखना बाजीराव है तो बाद में इसी के वंशजों में एक बार वापस से बाजीराव आ जाएगा, तो उसको 2 बोलने लग जाएंगे तो 1 बोलते। और आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है भाई क्लास। शहनाज अंसारी प्लीज म्यूट करके रखिए, अनम्यूट मत कीजिए बार बार में, ठीक है। तो ये बाजीराव मतलब पेशवा था। अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए, मूवी है ना, कई बार आप देखोगे आपको समझ में नहीं आया कौन किंग है कौन पेशवा है, इसलिए लड़ाई हो रही है। तो ये चीज को थोड़ा सा हाँ। शहनाज जी प्लीज है ना, डिस्टर्ब मत करो यार इतना, सॉरी सर। है ना, म्यूट करके रखिए ना, बार बार इश्यू आ रहा है। अनम्यूट मत कीजिए आप क्लास के बाद। हमारे पास 40 मिनट्स होते हैं, उसमें ये अगर इस तरह से बीच में इश्यूज आते हैं तो दिक्कत आती है ना, ठीक है। तो सब कोई जो भी एंट्री होता है सबसे पहले अपने म्यूट वाला बटन देख लिया कीजिए ना, वो रेड रहना चाहिए, म्यूट रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये जो था आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए उस मूवी के हिसाब से कि वो किंग होता है वो तो होता है साहू, और वो अपना प्रधानमंत्री चूज करता है, मतलब पेशवा चूज करता है, वो होता है बाजीराव फर्स्ट, प्रथम जो हमारा हीरो रणवीर सिंह, ठीक है। अब ये मत समझना कि ये वही है, ठीक है, इतना तो आप लोगों में सब में दिमाग है, ठीक है। और ये मस्तानी है, ठीक है। अब बाजीराव वन और मस्तानी की क्या कहानी है ये मैं नहीं सुनाने वाला, आप लोगों ने सबने मूवी देखी है, किस तरह से वो जाता है उसके लिए युद्ध वगैरह लड़ता है, ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे डिटेल में। उसके बाद में बाजीराव 1740 में उसकी डेथ हो गई, वो भी आप लोगों ने देखा था मूवी में कैसे हुआ, ठीक है। नहीं भी देखा तो कोई इतनी बड़ा इश्यू है नहीं। उसके बाद में उनका एक और बना बालाजी बाजीराव, देखो बस क्या लगा दिया बालाजी।
अब यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए, देखो बालाजी विश्वनाथ बाजीराव, और इन दोनों का नाम मिला के क्या बन गया नया नाम, बालाजी बाजीराव। ठीक है, अब मैंने नाम नहीं रखे इसलिए मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो बालाजी, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो ये बालाजी बाजीराव देखो इसने काफी रूल किया, 19 साल तक इसने रूल किया, इसने 20 साल तक रूल किया था बाजीराव ने। और इनका एक और उपनाम है नाना साहेब। एक नाना साहेब बाद में भी आएंगे, वो नहीं है ये दूसरे हैं नाना साहेब। अच्छा रूल किया, और इसने पूरा का पूरा, इन पेशवाओं ने ही सारा का सारा मराठा एम्पायर को बढ़ाना स्टार्ट किया, और इतना बढ़ा दिया जो आपने मैप में देखा, कितना पूरा का पूरा ये सारा का सारा जो बढ़ाया था, ये सारा का सारा देन है पेशवाओं का। ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को फिर राजा मान लिया कि भैया अब हम ही राजा हैं। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ कि ये बालाजी बाजीराव ने इतना बढ़ाया। उसके बाद में क्या हुआ कि जब इनका राजपाट आगे चलता गया, देखिए अब मैं इसकी एक थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। इन्होंने क्या किया, अब ऊपर की तरफ ये बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, दिल्ली की तरफ चले गए। ठीक है, इस साइड में था दुर्रानी एम्पायर, दुर्रानी एम्पायर। ठीक है, जैसे मराठा किंगडम है वैसे दुर्रानी किंगडम था, है ना, अफगानिस्तान की तरफ। तो ये जब ऊपर की तरफ बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो यहाँ के जो राजा थे और इधर के राजा थे, इन्होंने इसको बुला लिया दुर्रानी को, कि भाई हमको है ना मराठाओं से बचाओ, हमको मराठाओं के साथ में नहीं रहना, हम अपने यहाँ रहना चाहते हैं अपने आप। ठीक है, तो इन्होंने रजिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो मराठाओं की एक कमजोरी रही हमेशा से कि उन्होंने कभी भी इन राजाओं को, जो राजपूत थे यहाँ के, है ना, यहाँ पे जाट राजा थे, इधर की तरफ सिख राजा हुए, इनको कभी, या मुगलों के साथ में भी अच्छे रिलेशन नहीं डेवलप हो पाए इन लोग। ठीक है, बेटर रिलेशनशिप रहे हमेशा। तो ये हमेशा इनके साथ में जलते थे, या समझो कि हमेशा उनके अंदर फियर रहता था इस चीज का कि हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। तो इस वजह से इन्होंने क्या, जो विदेशी था, जो दुर्रानी था, उसको बुला लिया कि भाई ये हमारे ऊपर अटैक करेंगे, आप आ जाओ। तो दुर्रानी ने अपनी सेना भेज दी एक टाइम पे, और ये भी अपनी सेना को लेके बालाजी बाजीराव के टाइम पे, बालाजी बाजीराव, पहला था बालाजी, सेकंड बाजीराव, थर्ड बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव की सेना और इसकी सेना भिड़ गई यहाँ पानीपत में। और कौन सी लड़ाई हुई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीसरा पानीपत का युद्ध। पहला और दूसरा पहले बता चुका हूं, तीसरा पानीपत का युद्ध स्टार्ट हुआ किस किस के में, दुर्रानी और मराठाओं के बीच में। ठीक है, मराठाओं में भी शासक उस टाइम पे पेशवा कौन था, बालाजी बाजीराव। ठीक है, और ये युद्ध इनके लिए बहुत ही खतरनाक घातक सिद्ध हुआ मराठाओं के लिए। इसके बाद में मराठा नहीं बढ़ पाए, इसमें इनकी हार हुई। क्यों हार हुई, क्योंकि दुर्रानी की एक तो सेना बड़ी थी, इसको सपोर्ट था लोकल राजाओं का। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, दुर्रानी तो विदेशी था, उसको मतलब भी नहीं था यहाँ पे देश में ज्यादा, बट वो तो ठीक है अपने प्रभुत्व जमाने के लिए उसने अटैक किया। और यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में कौन जीता, दुर्रानी जीता, मराठाओं की हार हुई। और मराठाओं के लगभग 40,000 सैनिक नेक्स्ट डे, जिस दिन लड़ाई हुई थी उसके नेक्स्ट 1961 में लड़ाई हुई, उसके नेक्स्ट डे जिस दिन दुर्रानी जीता, उसके नेक्स्ट डे 40,000 आदमियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, निहत्तों को एक तरह से। ठीक है, और बहुत ही वहां पे लूट पाट की, और मतलब एक तरह से इनके लिए, मराठाओं के लिए पूरा पैसा उस युद्ध में लग गया। उनके सबसे एबल लीडर्स, जो सबसे उनके सेनापति जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाले थे, वो उस युद्ध में मर गए। 40,000 50,000 सैनिक उनके मर गए। इसके बाद में मराठाओं की हालत थोड़ी टाइट हो गई और इन्होंने ऊपर जाना बंद कर दिया। अब इन्होंने सोचा कि जो हमारे पास है उसी को हम लोग बचाएंगे। तो ये एक तरह से चेक, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इनके ऊपर चेक चेक लग गया। चेक मतलब इन पे एक तरह से ऊपर बढ़ने के लिए इन पे कंट्रोल स्टार्ट हो गया कि भाई अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। मराठाओं ने भी उसके बाद में मान लिया कि अब इसके बाद में हमारा एक्सपेंशन नहीं हो सकता, हम इस कंडीशन में नहीं है। तो मराठाओं के जो चीफ थे इधर उधर, वो आपस में लड़ने लग गए। कि जब होता है ना, जब स्ट्रॉन्ग सब कुछ होता है तो सब लोग सब कुछ खुश होते हैं। जब उनमें क्या होती है, लड़ाई स्टार्ट होती है, तो क्या होता है उसमें, फिर सब लोग उसमें लड़ाई लड़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये एक इशू स्टार्ट हो गया। अब मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। और इसकी वजह से ही बालाजी बाजीराव के बाद में मराठाओं का पतन स्टार्ट हो गया। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों का उसमें कोई हाथ नहीं था, पर फिर भी अंग्रेजों के लिए वो बैटल बहुत ही काम की बैटल साबित हुई। अंग्रेज यहाँ पे रहते थे, उनकी हालत नहीं थी उस टाइम पे मराठाओं पे अटैक करने की।
बट जैसे उनको मौका मिला कि ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में बुरी तरह से हार चुके हैं, इनके आपस में राजा जो छोटे छोटे इधर उधर जो सूबे थे उसमें आपस में लड़ाइयां स्टार्ट हो गई है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हम लोग अपना इंटरफेरेंस स्टार्ट करें और इस पूरे किंगडम को तोड़ दें और हम अपना राज्य स्थापित करें। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कब से ये सारी चीज हुई। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का इसलिए ही बहुत यूजफुल बैटल है, हालांकि अंग्रेज डायरेक्टली शामिल नहीं थे, फिर भी अंग्रेजों के लिए ये बैटल बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित हुई। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ आगे। बालाजी बाजीराव के बारे में मैंने बता दिया, नाना साहिब भी बोलते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसी के टाइम पे हुई थी। विनर कौन हुआ? दुर्रानी। ठीक है, दुर्रानी को कोई मतलब नहीं था, विनर बन के वापस से अपनी जगह पे चला गया, वापस से अपना जो वहां पे नॉर्थ में कौन था, थोड़े बहुत मुगल बचे थे, तो अब वो जो लास्ट मुगल था उस टाइम का उसी को राजगद्दी पे बैठा दिया कि तू बैठ जा यार, मेरे को ज्यादा कोई मतलब नहीं है, तो बैठ जा, है ना, मराठा अब नहीं आएंगे नॉर्थ में। ठीक है, तो इस तरह से स्टार्ट हुआ। उसके बाद में कौन बने? ये 3-4 बने, इनके नाम महाराष्ट्र के हैं, तो तीन नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। माधव राव नारायण, उसके बाद में बने माधव राव नारायण। ठीक है, फर्स्ट ये बने और ये इन्होंने चलाया 12 साल तक, 11-12 साल तक, और उसके बाद में इनकी डेथ हो गई, आई थिंक ड्रिंक वगैरह करने से डेथ हुई थी अगर मेरे को याद है तो। ठीक है, उसके बाद में जैसे ये मरे उसके बाद में स्टार्ट हो गया कि भैया राजगद्दी पे कौन बैठे, तो एक्चुअल में तो इनका बेटा बैठना चाहिए जो माधव राव सेकंड है। ठीक है, तो इसके बाद में बैठना चाहिए, बट जो भी है इसमें लड़ाई स्टार्ट हो गई, एक छोटा बच्चा था, तो छोटा बच्चा था तो इसके अंकल, माधव राव के अंकल जो थे रघुनाथ राव, वो बोले भैया ये इतना छोटे बच्चे को क्यों बैठा रहे हो, मैं बनूंगा, चाचा हूं मैं बन सकता हूँ। तो बोले कि पर ये थोड़ा सा सक्षम नहीं था, ये थोड़ा सा अजीब था, तो लोगों को लगा कि नहीं इसको नहीं बनाएंगे ना तो ये पूरा खत्म कर देगा मामला। अच्छा सॉरी, इसके पहले एक नारायण राव और बने थे, इससे माधव राव के बाद में नारायण राव बने, पर वो माधव राव इसका अंकल था, सॉरी नारायण राव का अंकल था, और इसने, सॉरी रघुनाथ राव नारायण राव का अंकल था, और इसने इसको मार दिया, और रघुनाथ राव बोला कि मैं बनूंगा अब, चाचा था, तो होना क्या चाहिए, इसका बच्चा बनना चाहिए नारायण राव। ठीक है, देखो कैसे वर्ड्स को घुमा रहे, राव नारायण, नारायण राव, ऐसे ही मजे में नाम रख दिए सब। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने स्टार्ट किया कि अंकल ने इसको मार दिया और अंकल बोले अब मैं बनूंगा, पर लोगों ने बोला नहीं इसका बेटा बनेगा। ठीक है, तो इनका जो बच्चा था माधव राव नारायण टू, देखो इसी का नाम वापस से रिपीट कर दिया, शायद ये इसका दादा था तो दादा का नाम रिपीट कर दिया। ठीक है, पर बोले कि ये तो बच्चा है, माधव राव रघुनाथ राव बोला कि ये बच्चा है ये कहाँ से संभालेगा, तो एक 12 भाई काउंसिल एक बनाई गई। पहले वाले को तो ताराबाई उनकी मदर ने संभाल लिया था उस टाइम पे, ठीक है, शिवाजी 2 के टाइम पे। इस बार क्या बोले कि एक काउंसिल बनाएंगे, 12 भाई मतलब 12 लोग थे उसमें, जैसे 12 भाई, 12 ब्रदर्स, इस तरह से सोच सकते हो। उनका एक इंपॉर्टेंट मेंबर था नाना फडणवीस, काफी फेमस है महाराष्ट्र में, इसका नाम आप इसके डिटेल में पढ़ सकते हैं। बोले कि हम संभालेंगे जब तक ये बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा तो ये राजा बन जाएगा। पर भैया रघुनाथ राव को बोल रहा है, रघुनाथ राव को बोला नहीं मैं ही बनूंगा, मैं ही बनाऊंगा, तो इनके बीच में आपस में लड़ाई स्टार्ट हो गई। अब देखो स्टार्ट कहाँ क्या चीज हो गई, यहाँ से पूरा कचरा स्टार्ट हो गया। जैसे ही ये रघुनाथ राव अंकल ने उसको मारा और इसके बच्चे को नहीं बनने दिया, तो क्या हुआ कि रघुनाथ राव बोला कि भैया मेरे को बनना है, तो ये लोगों ने क्या किया कि 12 भाई काउंसिल बना के और छोटे बच्चे को ही सिंहासन पे बैठा दिया, पेशवा बना दिया, बट ये लोग केयर टेकर थे उसके 12 भाई। तो रघुनाथ राव बोला ये तो गड़बड़ है, मेरे को बनना है तो बनना है, तो इसने बोला कि मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा, तो इन्होंने 12 भाई ने बोला कि जाओ जो करना है जो करो। तो ये भैया रघुनाथ राव कहाँ चले गए, बोला मैं अंग्रेजों की हेल्प लूंगा, और यहाँ से अंग्रेजों ने फायदा उठाना स्टार्ट किया। अंग्रेज बोले ये तो भैया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना, इस टाइम पे तो बढ़िया है, तुम आए हो, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। और यहाँ से युद्ध हुआ, रघुनाथ राव की वजह से युद्ध हुआ, और फर्स्ट एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हुआ। एंग्लो मतलब इंग्लिश, एंग्लो बोल सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, ब्रिटिशर्स बोल सकते हो, या ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह से इनके नाम है, बट एंग्लो मतलब इंग्लैंड वाले। ठीक है, मतलब
ये ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हुआ, और वो मराठा वार के बारे में मैं थोड़ा सा और बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर पहली मराठा वार हुई इन दोनों अंग्रेजों और इनके बीच में, फिर दूसरी भी हुई और तीसरी भी हुई, 3 मराठा वार हुई, ठीक है। टोटल मिला के माधव नारायण टू जो छोटा बच्चा था वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया बाद में, और बड़ा होने के बाद में वो जब बना पेशवा बना, तो उसके बाद में 1794 में उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद में कौन बनता है देखो, बाजीराव एक पहला तो अपना हीरो, और दूसरा ये बाजीराव टू बनता है, ठीक है। और ये भी क्या किसकी हेल्प से बनता है, ब्रिटिशर्स की हेल्प से बनता है, क्योंकि ये बच्चा किसका था, रघुनाथ राव का, ठीक है। तो ये चाचा भतीजा और इनकी लड़ाइयों की वजह से पूरा सत्यानाश हो गया पूरे किंगडम का एक तरह से, ठीक है। तो बनना तो ये सीरीज तो ऐसे होनी चाहिए थी कि माधव राव नारायण वन बने, फिर नारायण राव बने, फिर माधव राव नारायण टू बने। पर हुआ क्या, एक साइड में जो चाचा थे उसने पहले इसको मारा, अपने भतीजे को मारा, फिर उसके बेटे को भी नहीं बनने दिया, और अंग्रेजों की हेल्प ले ली। फिर बाद में ठीक है, फिर बेटा बन गया कैसे तैसे करके, पर उसके बाद में ये जब मरा तो फिर से अपने बेटे बाजीराव टू को बना दिया, और ये बाजीराव टू बन गया। और बाजीराव टू भी अंग्रेजों की हेल्प से बना तो था, पर अंग्रेजों को तो कोई मतलब नहीं था कोई भी बने, उनको इन सबको हटाना था। तो जैसे बाजीराव टू बना, फिर अंग्रेजों ने इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया कि भाई अब तू भी हट जा। तो फिर इसने थोड़ा रजिस्ट किया, तो फिर आगे के युद्ध भी स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से 3 युद्ध हुए एंग्लो मराठा वार्स के, जो तीनों यहाँ पे हैं, मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। कुछ कुछ साल तक चले थे युद्ध इनके ना। पहला तो किसके टाइम पे हो गया, उस बच्चे के टाइम पे, माधव राव नारायण टू के टाइम पे। उसमें क्या हुआ था, क्यों हुआ था, रघुनाथ राव चला गया, बोला नहीं मैं मेरे को राजा बनना चाहिए, और उसने ब्रिटिशर्स की हेल्प ले ली, और उसका लड़ाई हुई ब्रिटिश और इनके बीच में, मराठा के बीच में, और कोई भी विनर नहीं बना इसका, है ना, कोई जीता नहीं था। बस एक ट्रीटी हुई, एक संधि स्थापित हुई, ट्रीटी ऑफ सालभाई। ये ट्रीटी याद रखना, इंपॉर्टेंट ट्रीटी है हमेशा, ये पूछी जाती है, ट्रीटी ऑफ सालभाई। इसमें क्या हुआ, दोनों ने, अंग्रेजों ने अब थोड़ा सा ट्रीटीज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ध्यान रखना, 3 युद्ध हुए अंग्रेजों और किसके बीच में, मराठाओं के बीच में। और तीनों युद्ध का मैं परिणाम बताऊंगा, वो युद्ध क्यों हुए और कब कब के टाइम पे हुए। तो पहला एंग्लो मराठा वार तो आपको पता चल गया, इन भैया के नारायण राव सेकंड, जो बच्चा था उसको तो पता भी नहीं चला होगा युद्ध हो रहा है, तो इनके बीच में हुआ। पर इनके जो 12 बाई काउंसिल था और उनके बीच में हुआ होगा, अंग्रेजों के बीच में। तो हुआ क्यों था ये पहला वाला, क्योंकि रघुनाथ राव बोला मेरे को किंगडम चाहिए, बच्चे को नहीं बनाने देंगे। तो इसने ब्रिटिशर्स की हेल्प ली, उन्होंने अटैक किया, 12 बाई काउंसिल ने वापस से रिप्लाई किया, और उसकी वजह से युद्ध स्टार्ट हो गया। मराठाओं ने उस ट्रीटी ऑफ सालबाई के बाद में मराठाओं ने बोला कि भैया, अब उस टाइम पे फ्रेंच भी आ गए थे, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में क्या था कि इंडिया में सिर्फ ब्रिटिशर्स ही फॉरेन पावर नहीं थे। इंडिया में ब्रिटिशर्स के साथ में कल भी मैंने बताया था कि और भी पावर्स हैं थी जो इंडिया में थे, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट थे ब्रिटिशर्स के अलावा फ्रेंच, जो फ्रांस से आए थे, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स इन पे अटैक करेंगे, मराठाओं पे, ब्रिटिशर्स मतलब इंग्लैंड वाले, ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर ये अटैक करेगी तो मराठा वाले किसकी हेल्प करने लगेंगे, फ्रांस की हेल्प करने लगेंगे भाई। फ्रांस और ब्रिटेन भी आपस में लड़ते रहते थे, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये मराठाओं ने बोला कि भैया हम लोग ठीक है आगे से, जब ट्रीटी हो गई, ट्रीटी ऑफ सालबाई, दोनों में पहला युद्ध हुआ, और ट्रीटी ऑफ सालबाई जब हो गई तो इन्होंने बोला कि हम लोग, ट्रीटी में ये बोला गया कि भाई ठीक है हम लोग आप पे अटैक नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, और साथ में आप पे कोई अटैक करेगा, क्योंकि इसके साउथ में कौन था, मैंने बताया था आपको, निजाम ऑफ हैदराबाद था, और मैसूर के थे, है ना, हैदर अली। तो अगर वो लोग अटैक करें तो हम आपकी हेल्प करेंगे, इंग्लैंड वालों ने बोला। पर आपको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कभी भी फ्रांस वालों की, फ्रेंच की हेल्प नहीं करनी। ये ट्रीटी ऑफ सालबाई है, बस, ठीक है, इतना ही है यहाँ पे लिखा हुआ सब। फ्रेंच की हेल्प नहीं करनी, और हम लोग मदद करेंगे, कभी मैसूर की तरफ से वगैरह अटैक होता है तो हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। बहुत खुशी शांति से इन्होंने ट्रीटी साइन कर ली, और इन्होंने बोला कि जो वो बच्चा था माधव राव सेकंड, और उसको भी बोला कि भैया हम आपको पेशवा बनाते हैं, ठीक है, रघुनाथ राव को जाने दो भाड़ में, है ना, हम लोग आपको पेशवा बनाते हैं।
तो सब लोग शांति से हो गए कि भाई अब बढ़िया है। पर ब्रिटिशर्स तो बहुत इतने मतलब बहुत तेज लोग थे, वो जस्ट उस टाइम के लिए, क्योंकि वो इस युद्ध को नहीं जीत पाए थे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि भैया शांति से आराम से अभी रुक जाते हैं, बाद में फिर से अटैक करेंगे इन पे, ठीक है, जब मौका मिलेगा। तो पहली वाली ट्रीटी का कोई विनर नहीं निकला। इन्होंने मराठाओं ने वादा किया कि हम लोग फ्रेंच लोगों की हेल्प नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम लोग आपकी मदद करेंगे, अगर कोई निज़ाम नीचे से अटैक करता है या मैसूर के हैदर अली आप पे अटैक करते तो हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके साथ में शांति से सब लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद में क्या हुआ, पर इनको मराठाओं में आपस में इतना क्लेश हो गया कि इन लोगों ने मतलब हालत टाइट हो गई इनकी। तो मराठा की जो कॉन्फिडेंसी थी वो 5 भागों में डिवाइडेड थी, ठीक है। मतलब उनके 5 राजा थे एक तरह से, समझे। वो किंग जो पहले था, साहू थे या छत्रपति शिवाजी थे, उनका तो अब खत्म हो गया, उनका किंग मतलब उनका अस्तित्व खत्म हो गया। अब तो जैसे पेशवा आ गए, ठीक है। पेशवा सबसे सुप्रीम होता था, उसके बाद भी 4 और थे उनके अलावा जो अपनी अपनी जगह पे राज करते थे, ठीक है। तो पेशवा सुप्रीम था, बट और 4 भी थे इनके साथ में, ठीक है। तो ये कौन कौन थे, ये भोंसले थे नागपुर के, गायकवाड़ थे बड़ौदा गुजरात के, होलकस थे इंदौर के, और सिंधिया थे ग्वालियर के। तो ये लोग भी क्या थे, क्योंकि अब मराठा सिंहासन 1961 के बाद में वैसे ही कमज़ोर होने लग गया था। उसके बाद में चलो कमज़ोर हुआ, उसके बाद में रघुनाथ राव ने अपना कुछ ना कुछ खेल खेल दिया। उसके बाद में बैटल एक हो गई इनके बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो उसके बाद में इन लोगों ने 4-5 थे ना, ये आपस में बहुत लड़ने लग गए, ठीक है, ठीक है। तो जब लड़ने लग गए तो इनके अंदर फूट पड़ गई। अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये बढ़िया मौका है, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने किसको बना दिया, बाजीराव टू को। जो रघुनाथ राव तो पता नहीं वो मर गया उस टाइम तक या नहीं भी मरा हो, पर उसका जो बेटा था उसको बना दिया कि भाई तू बन जा, गद्दी पे तू बैठ जा, ठीक है। जब ये बैठ गया तो ये लोग और परेशान हो गए। ये जो 4 थे पेशवा के अलावा, जो 4 थे, वो बोले कि ये क्या नाटक है, इसको बैठा दी, ठीक है। तो ये आपस में और लड़ने लग गए। तो ये जो भोंसले थे इन्होंने पेशवा पे अटैक कर दिया कि हम नहीं मानते इसको, रघुनाथ राव के बच्चे को। तो जब इनमें आई लड़ाई स्टार्ट हो गई, तो बाजीराव टू जो था रघुनाथ राव का बेटा, उसने अंग्रेज़ों की हेल्प लेने के लिए चला गया। तो जब ये हेल्प लेने के लिए चला गया तो अंग्रेज़ों ने बोला कि ठीक है हम लोग हेल्प करेंगे, ऐसा करते हैं हम अपनी आर्मी आपके वहाँ पे ही स्टेशन कर देते हैं, वहीं पे रख देंगे। इसको बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस, मैं बाद में बताऊँगा इसके बारे में। तो बोले कि आर्मी वहाँ पे रख देते हैं। तो इसका और विरोध हुआ, भोंसले ने अटैक किया था, फिर सिंधिया भी बोले कि नहीं ये क्या कर रहे हो भाई, अंग्रेज़ों के पास फिर चले गए तुम, तुम्हारे पापा जी भी चले गए थे रघुनाथ राव, और तुम भी वहाँ पे चले गए। तो इन्होंने आपस में विद्रोह स्टार्ट कर दिया कि अब होगी यलगार लड़ाई, ठीक है। तो फिर से बाजीराव टू जो रघुनाथ राव के बच्चा था वो बोला कि ठीक है मैं तो अंग्रेज़ों का सपोर्ट ले रहा हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो एक तरफ तो अंग्रेज़ आ गए और एक तरफ ये सब आ गए, भोंसले, गायकवाड़, होलकर और सिंधिया। अंग्रेज़ किसकी हेल्प करने के लिए आ गए, पेशवा, क्योंकि पेशवा कौन बन गया था, रघुनाथ राव का बेटा, ठीक है। तो और दूसरी लड़ाई हुई एंग्लो मराठा वार सेकेंड, और इसके विनर कौन हुए, ब्रिटिशर्स, ठीक है। और उन्होंने किसको, अपने फेवरेट जो रघुनाथ राव का बच्चा था बाजीराव टू, उसको बना दिया, सिंहासन पे बैठा दिया। जो ट्रीटी का नाम था, जो संधि हुई इसके बाद में, उसका नाम था देवगांव, ठीक है, सेकेंड बैटल के बाद में, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, ज़्यादातर जो ये भोंसले, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, इनका ज़्यादातर जो एरिया था वो ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। ये सेकेंड बैटल हुई। अब क्या हुआ, अब कौन बचा, पेशवा की पोस्ट पे कौन बचा था, बाजीराव टू, जो किसका बेटा था, रघुनाथ राव का। तो वो जो था, अब उसको भी तो रास्ते से हटाना है, हमको राज करना है पूरा ब्रिटिश को। तो उससे भी इनकी कुछ खटर पटर चलने लग गई ब्रिटिशर्स से। और उसने क्या किया कि वो भी परेशान हो गया लास्ट में। तो वो बोला कि यार क्या करें अभी। तो अब अंग्रेज़ों को एक मौका चाहिए था किसी भी तरह से फाइनल वार करने के लिए। वो मौका दिया ये पिंडारियों की वजह से। एक पिंडारियों की एक मूवी बनी सलमान खान की और मिथुन चक्रवर्ती की, आई थिंक कौन सी मूवी थी, नाम बोल रहा हूँ मैं। तो वो क्या हुआ कि पिंडारी क्या थे, लूट पाट करते थे बहुत, है ना, इस तरह का उनका मतलब बैकग्राउंड था। और वो मेनली अंग्रेज़ों के इनके वाहनों को और इनको ही लूटते थे। अंग्रेज़ों ने बोला कि भैया इन पिंडारियों को मराठा लोग ये सपोर्ट कर रहे हैं, मराठा लोग, तो हम लोग आप पे अटैक करेंगे। तो इन्होंने बोला नहीं सपोर्ट कर रहे, पर फिर भी इन्होंने अटैक कर ही दिया फाइनली। उनको तो एक मौका चाहिए था
कि ये पिंडारी लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हो, ये लूटपाट करते हैं हमारे खिलाफ, तो हम लोग इस आप पे अटैक करेंगे। सिंपल सी बात है। तो ठीक है, तीसरा एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हो गया। ये 1817-1818 में हुआ, और इसके विनर फाइनल कौन बन गए? ब्रिटिशर्स। ट्रीटी कौन सी हुई? ग्वालियर की और मंदसौर की। ट्रीटी को संधि भी बोलते हैं, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे एंड हो गया मराठा एम्पायर का, जिसको शिवाजी ने स्टार्ट किया था। शिवाजी ने स्टार्ट किया, उसके जो पोते साहू ने पेशवा सिस्टम स्टार्ट किया, पेशवा बाद में राजा बन गए, और राजा पहले तो बहुत फ्लोरिश हुए, बाजीराव वगैरह, है ना। और उसके बाद में क्या हुआ, उनमें आपस में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो गई, और उसके बाद में उनमें आपस में चाचा भतीजे में इनमें लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। चाचा भैया चले गए अंग्रेज़ों की हेल्प लेने से, वहाँ से अंग्रेज़ों ने अटैक करना स्टार्ट किया, मौके की तलाश में थे, और वहाँ से 3 वार हुई इनके अंदर। और 3 वार में, पहले वार में तो कोई विनर नहीं था, पर दूसरे और तीसरे में अंग्रेज़ बन गए, और तीसरी वार के बाद में इनका पूरा साम्राज्य ख़त्म हो गया। उसके बाद में कौन बचा? सिर्फ अंग्रेज़ों का राज, ठीक है। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए किस तरह से ये सारा का सारा खेल हुआ। आपको देखने से क्या क्या पतन के कारण क्या क्या लगता है, इन लोगों के पतन के कारण क्या क्या लगता है, बताइए आप। मैं थोड़ा आप लोगों से पूछता हूँ, है ना, आप लोग भी बताइए। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि मराठा साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? वीर मूवी थी, ओके, गुड। बताइए आप लोगों को क्या लगता है कि मराठाओं का पतन क्यों स्टार्ट हुआ? छोटे छोटा जो भी आंसर आप लोगों को लगता है टाइप कीजिए। हिंदी इंग्लिश कुछ भी टाइप कर सकते हैं भाई आप लोग, मराठी टाइप कीजिए, कुछ भी टाइप कीजिए। इंटरनल वार्स बिटवीन देमसेल्व्स, वेरी गुड, एक बहुत अच्छा वो बताया आपने। नो यूनिटी, गुड, वेरी गुड, सही बात है। यूनिटी नहीं थी, वो तो दिख ही रहा था, होलकर, सिंधिया, भोंसले, है ना, ये सब तो आपस में ही लड़ते रहते थे। गायकवाड़, पेशवा, बाद में लास्ट के टाइम पे ये सब लड़ने लगे, पहले तो नहीं लड़ते थे। जल्दी सरेंडर किया, ओके। आपस में भेदभाव, ओके। लेस वेपन्स, ओके, ठीक है। नो यूनिटी विद नॉर्थ, हाँ गुड, ये पॉइंट अच्छा है। ये पॉइंट आप मिस कर रहे होंगे कि इन्होंने नॉर्थ से कोई रिलेशनशिप ही नहीं बनाया ठीक से, राजपूत से, मुगलों से, सिख से, इनसे बनाया नहीं। तो क्या करें, नॉर्थ ने सपोर्ट ही नहीं किया, जब अंग्रेजों ने इन पे अटैक किया तो नॉर्थ वालों ने सपोर्ट नहीं किया, तो हार गए। और कोई पॉइंट? एक पॉइंट में बार बार मैं बोल रहा हूँ, कौन सी बैटल थी जिसने इनको पूरी तरह से हिला दिया? वेरी गुड, मराठा देमसेल्व्स गिव द चांस, बिल्कुल। रघुनाथ राव तो पहले भाग के जाता था उनके पास में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने बुरी तरह से, दुर्रानी ने जो अटैक किया था, पूरी तरह से इनको हरा दिया, ठीक है, गुड। आप लोगों को, आप एक एक बड़ा सा आंसर भी लिख सकते हैं, इतना अच्छा आपको, आप लोगों को ये पता चल गया इसका, ठीक है, वेरी गुड। मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना कि बैटल ऑफ पानीपत में इन्होंने बहुत कुछ खोया था, अपने बेस्ट लीडर्स को खो दिया था, 40,000 सोल्जर्स लगभग मर गए थे, उससे भी ज़्यादा ही थे, मनी, मैन मनी सब कुछ नष्ट हो गया था। फिर आपस में इनके चीफ्स में कन्फ्लिक्ट था, भोंसले, गायकवाड़, सिंधिया, है ना, और ये पेशवाज, ये आपस में लड़ते रहते थे। आपको ये चीज़ पता चल रही है ना कैसे? वो सबसे ऊपर था किंग, ठीक है, किंग तो धीरे धीरे उसका पोजीशन धीरे धीरे वीक हो गई थी। किंग के नीचे थे 5 लोग, जिनमें एक था पेशवा जो सबसे स्ट्रांग था, वो सब पे एक तरह से राज करता था, इस तरह से सोचिए। उसके अलावा भी 4 थे, वो इतने पावरफुल नहीं थे, ठीक है, मतलब उनके पास में इतनी पावर नहीं दी गई थी। तो टोटल में आगे किंग और उसके नीचे 5 पावर्स, पर उनमें सबसे पावरफुल पेशवा, जिसकी वजह से, जिसने सारा का सारा खेल लड़ा, एक तरह से वो प्रधानमंत्री होता था। तो अब चूंकि जब किंग धीरे धीरे ख़त्म हो गया और पेशवा भी वीक हो गए, तो ये जो साथ के 4 थे, ये भी इनके साथ में आपस में लड़ाई लड़ने लगे, ठीक है, ओके। उसके बाद में वीक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ वो चौथ और सरदेश मुखी वो ही दो इनके पास में एक तरीके थे पैसे कमाने के, उसके अलावा कोई ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था इनका, ठीक है। वीक डिप्लोमेसी, कोई अदर अदर किंगडम से इनका कोई सपोर्ट नहीं था, ठीक है, तो ये डिप्लोमेसी अच्छी नहीं थी इन लोगों की। तो आप लोगों को, मेरे हिसाब से जितना मेरे को समझ में आ रहा है, आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। आप देखिए, कभी भी हिस्ट्री पढ़ने लग रहे हो तो थोड़ा सा उसके बारे में, हिस्ट्री का मतलब क्या है उसको जानना। ऐसे आप पॉइंट याद करोगे ना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में होता, क्या क्या क्या, कुछ याद नहीं होगा, 6 महीने बाद में फिर से भूलोगे,
ठीक है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग थोड़ा सा उसको एक सिस्टमाइज तरीके से याद करें कि उसके पीछे के रीजंस क्या थे, क्यों वो हुआ, उसके इम्पैक्ट्स क्या हुए। अब देखो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपको अब हमेशा याद रहेगी, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट था ना अपनी हिस्ट्री में। मराठाओं का पतन स्टार्ट हुआ, अंग्रेजों को मजा आ गया उस चीज़ से कि भाई हाँ ठीक है हम लोग अटैक कर सकते हैं। आप अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को नहीं बोलोगे कभी भी। इवन आप तीन बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वार भी नहीं भूलने वाले अगर थोड़ा सा आपने रिवीजन कर लिया। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये शायद याद नहीं होते किसी को भी था तीन बैटल ऑफ मराठा क्या क्या थे क्या क्या नहीं थे। ठीक है। तो हम लोगों ने मुगल्स का पतन देख लिया, हम लोगों ने उसके बाद में ये मराठास का उदय और पतन दोनों देख लिया। उसके बाद में और नवाब और जो नवाब लोग थे, लखनऊ के नवाब और कलकत्ता के नवाब, उनके ऊपर उनको कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने काबू में लिया उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और निज़ाम और नीचे टीपू सुल्तान वाला एरिया है ना, मैसूर वाला एरिया, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आई थिंक एक या दो क्लास में इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद में हम पूरी तरह से जब कैप्चर हो गया इंडिया उसके बाद के ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर है ये सारी चीज़ें।